पेज नंबर 91, पेज नंबर 90 पे एक नोट लिखा हुआ था ए बी के नीचे, इफ देयर इज अ लॉस से इन एनी वन ऑफ द 3 preceding years देन वी विल टेक द एवरेज ऑफ रिमेनिंग 2 years। बहरहाल ये राय है लोगों की कि अगर 3 सालों में से कि 1 साल में लॉस हो तो फिर लॉस के साल को इग्नोर कर दें और जो बाकी 2 साल हैं जिनमें प्रॉफिट है सिर्फ उन्हीं की एवरेज ले लें। ये लॉ मैंने लिखा हुआ एक राय है। ओके, पेज 91, पॉइंट नंबर 7। टेस्ट डिस्कस होगा कल, आज आप फोटोकॉपी से सॉल्यूशन ले जाइएगा। खड़े कल सारे हुए थे, दिया 44% ने टेस्ट, अजीब लोग हैं। ओके, ये 2010 का साल है, ये 2011 का साल है। आपने दोनों साल 12-12 महीने नौकरी की, दोनों साल 12-12 महीने नौकरी की। अब आपने 12 महीने नौकरी की लेकिन आपको रिसीव हुई सैलरी 9 मंथ्स की, क्योंकि एम्प्लॉयर के पास पैसे नहीं थे। अगले साल आपको रिसीव हुए पुराने साल के 3 महीने और इस साल के 12 महीने, यानी टोटल कितने साल महीने की सैलरी रिसीव हुई? 15 लाख। अच्छा, अब मैंने जो आपको जनरल रूल पढ़ाया था, जनरल रूल वो ये था, सैलरी इज टैक्स्ड ऑन रिसीव्ड बेसिस। ये जनरल रूल पढ़ाया था। उस जनरल रूल की रोशनी में इस साल मेरी इनकम फ्रॉम सैलरी है 9 लाख और इस साल मेरी इनकम फ्रॉम सैलरी है 15 लाख। इट इज जनरल रूल टू बी अप्लाइड इन ईच न्यूमेरिकल। ये जो मैं आज आपको एक रिलैक्सेशन पढ़ाने लगा हूं, ये न्यूमेरिकली टेस्ट होने का चांस इतना नहीं है, थ्योरेटिकली आती है ज्यादा। अच्छा, ये जनरल रूल है कि सैलरी इज टैक्स्ड ऑन, बोले जनरल रूल क्या है? ये पहले सफे पे पढ़ा था, सैलरी इज टैक्स्ड ऑन रिसीव्ड बेस। ये जनरल रूल है। इफ आई कीप ऑन अप्लाइंग दिस रूल तो मैं ज्यूम करता हूं इस पे 9 लाख किसी छोटे सीरियल में गिर रहा था। अभी जाके टैक्स निकालने की जरूरत नहीं, टाइम लग जाएगा, चैप्टर 4 में जाएंगे, छोड़े परे। 9 लाख पे टैक्स बन रहा था, मिसाल के तौर पे 1 लाख, ज्यादा हो जाएगा, 0.5 लाख, ये 9 लाख पे टैक्स बन रहा था। 15 लाख में जो 12 पड़ा है वो अगले साल के, 3 पिछले साल के। अब 15 एकदम 9 से शूट अप करके 15 पे गया तो रेट भी बढ़ गया, तो अब 15 लाख पे टैक्स बना, मिसाल के तौर पे 15 लाख के ऊपर टैक्स बना 1.8 लाख, फर्ज करें 1.8 लाख बना। रीजन क्या बनी? ये वाला टैक्स क्यों कम था? क्योंकि लोअर स्लैब में गिर रहा था। ये वाला टैक्स क्यों ज्यादा हो गया? हायर स्लैब में गिर रहा है। ओके, अब लॉ मेकर आगे बढ़ा। लॉ मेकर ने टैक्स पेयर को कहा, ये रोने लग गया, ये रोने लग गया। ये क्या बात हुई? पिछले साल के पैसे इस साल दे रहे हो, टैक्स भी ले रहे हो, मैं क्या हूं? मैं बंदा ही हूं, लुटमची भी है, हद हो गई। ओके, अब एक रिलैक्सेशन है, वो आप खुद ही बता दें रिलैक्सेशन क्या होगी। तो लहदा कराओ ना। अच्छा, लाइन पे लगा। अच्छा, रिलैक्सेशन क्या होगी? सैलरी इज टैक्स ऑन द बेसिस सर्विस इज रेंडर्ड, ऑन द बेसिस रेंडर्ड सही हो गया। अच्छा, सैलरी इज टैक्स्ड ऑन द बेसिस सर्विस इज रेंडर्ड। सैलरी पे टैक्स कैसे दो?
जिस तरह सर्विस दे रहे हो। अच्छा, सर्विस कितने महीने दी होगी वैसे 2010 में? 12 महीने। इसको एक्रूवल बेसिस भी कहते हैं जी। फिर इनकम फ्रॉम सैलरी कितनी? 12 लाख। अच्छा, इस साल भी कितनी? 12 लाख। ये कौन सी हमने बेसिस लगाई है? एक्रूवल बेसिस। 12 महीने नौकरी की, जितने मर्जी पैसे आए छोड़ो, इनकम में 12 डाल दो। 12 महीने नौकरी की, जितने मर्जी पैसे आए छोड़ो, इनकम में 12 डाल दो। अब टैक्स 0.5 से ज्यादा होगा। मैं स्लैब में नहीं जा रहा, बेशक ये 4 फिगर्स लेके स्लैब खोल के घर जाके टाइम जाया कर लीजिएगा, स्लैब्स में नहीं जा रहा। अच्छा, और 15 से थोड़ा कम होगा। अगर 9 लाख पे इतना है और 15 लाख पे इतना है तो 12 लाख पे थोड़ा कम होगा। चलें मैं अज्यूम करता हूं 1 लाख होगा। 1 लाख टैक्स होगा। इधर भी 1 लाख होगा, इधर भी 1 लाख होगा। अब आप मुझे अगर टोटल करवाएं तो कौन सी ऑप्शन फिजिबल है? टोटल कराएं जी। 2.3 ये प्लस ये, इधर बता दीजिए कौन सी बेसिस इसके लिए फिजिबल है? एक्रूवल बेसिस फिजिबल है या कैश बेसिस? एक्रूवल बेसिस। तो बताएं कौन सी ऑप्शन के लिए ये जाए? जनरल रूल लगाए या रिलैक्सेशन ले? हाँ, सेक्शन 12 के 7 ने रिलैक्सेशन दे दी है। सेक्शन 12 के 7 ने रिलैक्सेशन दे दी है कि कुछ लोगों को मसला हो रहा था, रिसीव्ड बेस पे बड़े परेशान हो जाते थे, तो उनको रिलैक्सेशन है कि रिसीव्ड बेस से हट के वापस किस बेस पे आ जाएं। लेकिन न्यूमेरिकल में हमेशा कौन सी बेस फॉलो करनी है? जनरल रूल या रिलैक्सेशन? जनरल रूल फॉलो करना है। न्यूमेरिकल्स में हमेशा जनरल रूल लगाना है। और ये वाला अगर रूल आपको वो टेस्ट करवाएगा ना तो बड़ा लंबा न्यूमेरिकल होगा, फिर 2 साल का डेटा देगा, तो 2 साल का डेटा फिर संभालना सवाल में बड़ा मुश्किल हो जाता है। तो इसलिए आपने न्यूमेरिकल्स में हमेशा जनरल रूल लगाना है। सैलरी इज टैक्स्ड ऑन रिसीव्ड बेस। अच्छा, ये परेशान क्यों हुआ था? क्योंकि जब पुराना 3 आया उसने अपने वाले 12 पे भी रेट बढ़ा दिया और किसी हायर सीरियल में गिर गया। हमने टैक्सेस चैप्टर 4 से निकालने हैं या एज्यूम किए हैं? टैक्स एज्यूम किए हैं। अब नीचे वाली एग्जांपल आपको करने की जरूरत नहीं है, आप बस ये नोट कर लें। यू हैव हाफ मिनट। चलिए एक कर लें। कल जब टेस्ट डिस्कस होगा तो आपको पता चलेगा न्यूमेरिकल्स में जो क्वेश्चन 2 था कल टेस्ट में, उसमें सिर्फ एक टैक्स क्रेडिट देना था, बाकी सारे टैक्स क्रेडिट्स डिसअलाउ थे क्योंकि कंडीशंस पूरी नहीं हो रही थी। तो कल पता चलेगा, डिस्कस होगा जब। क्वेश्चन 2 में किसने 3-4 क्रेडिट निकाले हैं? हाथ खड़ा करने, कुछ नहीं कहूंगा। फॉरेन सोर्स इनकम्स भी ऐड की हैं, हाथ खड़ा करें। और फॉरेन टैक्स क्रेडिट भी निकालने के चक्कर में पड़े थे। फॉरेन इनकम्स क्यों ऐड करनी थी? तो नॉन रेजिडेंट था। चलें कल बात होगी। कितने लोग फॉरेन टैक्स पेड ढूंढते रहे? फॉरेन टैक्स क्रेडिट के लिए नॉन रेजिडेंट था बंदा, फॉरेन इनकम्स भी इग्नोर करनी थी। जबरदस्त सवाल था क्वेश्चन 2। कितने लोग पागल बन गए? हाथ खड़ा करें। 20-30 लोग। क्रेडिट भी अन्यवा दिए जा रहे हैं, फॉरेन इनकम्स भी ऐड किए जा रहे हैं। क्या भाई, क्या हुआ? क्या 3 क्रेडिट दिए, 1 देना था बस। क्वेश्चन 1 में देने थे, वहां आप शौक पूरा करते, वहां सारे देने थे। आजो भाई, ब्लू शर्ट इस रो में आजो, खाली है। स्पीड अप।
ओके, चलें जी, पढ़ें। पॉइंट 7 where any salary is paid to an employee in arrear। जी भाई, सर्कल लगाएं 3 महीने पे, 3 महीने के ऊपर लिखें एरियर। 3 महीने पे सर्कल लगा के लिखें एरियर। ये 3 महीने इस साल मिले हैं या पिछले साल के एरियर इस साल मिले हैं? Where any salary is paid to an employee in arrear and because of this employee is weeping, and because of this employee's income is charged at high rates। इनकम पे कौन सा रेट लग गया? देखें इधर, हाई रेट 1.8 पे पहुंचा हुआ काम। employee's income is charged at high rate। ये देख लें, ये 1 हेवी टैक्स बना हुआ है इसका। वजह आपको पता चल नहीं लगा क्योंकि चैप्टर 4 खोल के करते बड़ा टाइम लगना था। 1.8 वेरी हैवी रेट लगा है तो 1.8 आया। एम्प्लॉय एट हाई रेट एज कंपेयर टू द रेट। अगर आप उस रेट से कंपेयर करें डेट वाज एप्लीकेबल, जो लगता इफ द सैलरी वाज पेड। भाई ये जो डिफेंस सेविंग वाली बात आपने पूछी है वो भी इसी तरह की बात थी। इफ द सैलरी वाज पेड, अगर सैलरी दे दी जाती इन द ईयर इन विच ही रेंडर्ड सर्विस। ये 3 अगर इधर मिल जाता तो फिर देखें ओवरऑल इंपैक्ट तो सिर्फ 2 लाख का पड़ना था ना इस पे, लेकिन ये 3 आगे जाके मिला। इफ द सैलरी वाज पेड इन द ईयर इन विच ही, व्हाट इज द ईयर इन विच ही रेंडर्ड सर्विस फॉर दिस 3 मंथ। अगर 10 में मिल जाती फिर तो कम रेट लगना था। ही में, अगर वो चाहे, ही में गिव एप्लीकेशन टू कमिश्नर। कमिश्नर से इजाजत ले, इजाजत नहीं ले, सिर्फ बता के जाना है। जैसे अम्मी अब्बू से पूछ के जाते हैं, बड़े भाई को बता के जाते हैं। पूछ लिया करें उससे भी, जरा खुश हो जाते हैं, बड़े हैं हमारे। ही मे गिव नोटिस टू कमिश्नर, वो कमिश्नर को नोटिस दे दे। एंड इलेक्ट, और चूज कर ले, चूजा। एंड इलेक्ट द रेट एप्लीकेबल इन द ईयर। किस साल का रेट लगा दे जिसमें उसने सैलरी कमाई। कमाई वाला कौन सा साल है? 2010। एक दो दफा अंग्रेजी पढ़ लें, अंग्रेजों की जबान पढ़ लें। Where any salary is paid to an employee बाद में, और उसकी वजह से एम्प्लॉय की इनकम पे ज़्यादा रेट लग जाए एज कंपेयर टू द रेट, अगर कंपेयर करें उस रेट से जो लगता अगर सैलरी दे दी जाती उस साल जिस साल उसने, अगर वो चाहे तो कमिश्नर को नोटिस दे दे और चूज़ कर ले कि मैं इस अमाउंट पे टैक्स लगाऊंगा उस साल जिस साल मैंने ये कमाई, जिस साल मैंने ये कमाई। ठीक है जी, उर्दू करें साथ साथ। वेयर एनी सैलरी से शुरू करें। वेयर एनी
शर्मा रहे हैं वो, आप कर दें। वेयर एनी सैलरी, जहां कोई सैलरी जहाँ किसी बंदे को सैलरी एक्रूअल बेस पे मिले सर्विस और उसकी इनकम के ऊपर जो टैक्स रेट था वो हायर हो जाए, तो उसके पास ऑप्शन है कि वो कमिश्नर बनिस्बत उस रेट के जो लगता बनिस्बत उस रेट के जो लगना था कि अगर उसे वो पे उसी मंथ में उसी साल में मिल जाती है जिसमें उसने सर्विस प्रोवाइड की है, तो वो कमिश्नर को नोटिस देकर चूज़ कर सकता है कि वो सैलरी के ऊपर टैक्स एक्रूअल बेस पे देगा। ठीक है, उस साल पे दे दे जिस साल उसने सर्विस दी थी। Why are you शर्माइंग? You were also शर्माइंग। ओके, आगे आ जाएं। पॉइंट 8। ओके, आ जाओ। अच्छा भाई, व्हाट इज द तारीख ऑन दिस दिन? 30 जून 11। भाई बहुत आगे पहुंचे हुए हैं, इसको ही 30 जून 12 बना रहे हैं। आप लोग इधर देखें, 30 जून 11। व्हाट इज द डेट ऑन दिस डे? 30 जून 11। आप कल आए? क्यों? सीए करे हो, छुट्टी करे हो? अच्छा जी, 30 जून 11। 30 जून 11 हमारे साल का आखिरी दिन है। अब सवाल यह है कि मैंने कमिश्नर को जाके 30 जून 21 में बताया, कमिश्नर यार ये ऐना करी यार, ये मैं नहीं। हो भाई किधर हो, कहाँ की बातें कर रहे हो? वो पुराने कमिश्नर थे उस वक्त, मुझे नहीं पता क्या हुआ था। 10 साल बाद जाके बता दें हम ऐसा करना चाह रहे हैं, 30 जून 21 में बता दें। 10-12 साल दे दे कमिश्नर हमें, जब 10-12 साल बाद जाके उससे बता देंगे यार ये नहीं देना मैंने टैक्स, ये देना है। बताएं? कुछ अरसा होना चाहिए, कुछ अरसा होना चाहिए जिस तक मैं उसे बता दूं तो वो कहे हाँ ठीक है यार, टाइम पे बता दिया। ये नहीं कि बाहर हो के आके भाई को बताया यार मैं गया हुआ था, भाई जूता था, अब्बू जूती उतारेंगे। ओके, तो बताएं अब बताना जल्दी चाहिए कमिश्नर को मैं ऐसा करना चाह रहा हूं, या देर से बताना चाहिए? अब जल्दी बताने के लिए कोई लिमिट उसने अपनी नहीं बनाई, कहीं से कर्ज ले लिया, उधार ले लिया एक फिक्रा, और वो फिक्रा उधार लेके यहां उसने फिट कर दिया जो डिफेंस सेविंग सर्टिफिकेट में भी फिट किया था उसने। कहते हैं मैं आपको लिमिट नहीं बता रहा, आपसे एक जनरल बात करता हूं। आम हालात में पाकिस्तानी लोग 30 जून 11 की टैक्स की कैलकुलेशन गवर्नमेंट को कब तक जमा कराते हैं? 30/9/11 तक। तो कहते हैं 3 महीने के अंदर अंदर आपने अपनी टैक्स की कैलकुलेशन बनानी तो है, उसके साथ एक नोटिस लगा देना प्रिंटर से, प्रिंट निकाल के उस पर लिख देना कि मेरी सैलरी बाद में मिली थी, तो मैं ये चाहता हूं कि बजाय के तुम 3 लाख को इधर इनकम में डालो, वो इधर इनकम में डाल दो। ये नोटिस बना के दे देना। ये नोटिस देने की आखिरी तारीख वही तारीख है जिस दिन तक आप जो है वो अपनी टैक्स की कैलकुलेशन गवर्नमेंट को जमा कराते हैं। और बताएं इस साल की टैक्स की कैलकुलेशन गवर्नमेंट को जमा कराना कब तक जाना जरूरी है? 30/9/11 बताया हुआ आपको। तो 30/9/11 से पहले पहले दोनों काम कर दें, इस साल की टैक्स की कैलकुलेशन भी जमा करा दें और साथ एक सफ़ा भी जमा करा दें कि मैं इस साल सैलरी को रिसीव्ड बेस की बजाय रिलैक्सेशन अवेल करके एक्रूअल बेस पे ले जाना चाहता हूं। एंड सेम इज द केस फॉर ग्रेचुटी। कल जो ग्रेचुटी की मिसाल पड़ी थी, ग्रेचुटी में भी अगर आप चाहते हैं, सॉरी ग्रेचुटी नहीं मादर, गोल्डन हैंडशेक, अगर गोल्डन हैंडशेक में आप चाहते हैं कि उसको सेपरेट ब्लॉक ट्रीट करें और पिछले 3 सालों का एवरेज रेट लगाएं, तो भी साल खत्म होने के बाद कितने अरसे के अंदर कमिश्नर को बता दें? 3 महीने के अंदर। तो बताएं अगर एक बंदा गोल्डन हैंडशेक को पिछले 3 सालों के रेट पे टैक्स लगाना चाहता है जिस तरह के कल पड़ा था, या एक बंदा सैलरी को जनरल रूल की बजाय रिलैक्सेशन अवेल करके टैक्स लगाना चाहता है, तो ऐसी सूरत में उसे साल खत्म होने के बाद कितने महीने मिलेंगे कमिश्नर को इन्फॉर्म करने के लिए? अगर 3 महीने बाद इन्फॉर्म किया तो वो ये रिलैक्सेशन अवेल नहीं कर सकता। पॉइंट 8 सुन रहे थे? अच्छा, एन इलेक्शन टू ट्रीट टर्मिनेशन बेनिफिट एज अ, ये कल पढ़ा था, ठीक है छुट्टी वाले भाई, कल पढ़ा था। एन इलेक्शन टू ट्रीट टर्मिनेशन बेनिफिट एज अ सेपरेट ब्लॉक एंड एन इलेक्शन to tax salary on the basis it is received, नहीं it is earned.
shall be made by the due date. हमने कहा कौन सी ड्यू डेट? मरिंडा डेट, पेप्सी डेट? कहते नहीं ड्यू डेट। ड्यू डेट किसकी? फॉर फर्निशिंग रिटर्न। किसी को पता है पाकिस्तान में रिटर्न कब जमा कराई जाती? 30 सितंबर। 30 सितंबर। कमिश्नर में अलावा लॉन्गर पीरियड, 2-4-5 दिन कमिश्नर और दे सकता है। जनरल रूल 30 सितंबर है। जी इधर देखें, तीस 9/11 लास्ट डेट, फिक्रा पूरा कराएं, बाय विच, फिक्रा पूरा कराएं। नहीं, बाय फर्निश रिटर्न नहीं, हमारी जो मिसाल में रेलिवेंट चीज है, बाय विच वी शुड गिव नोटिस टू कमीशन। It is the last date by which we can avail the relaxation. It is the last date by which we can avail the relaxation. अगर ना बताया तो फिर रिलैक्सेशन नहीं मिलेगी। तो ये नहीं लिखें, लास्ट डेट बाय विच वी शुड गिव नोटिस टू कमिश्नर। ओके भाई, खड़े हो ब्लैक शर्ट? टेस्ट दिया था? ये देख के लग रहा था आपने नहीं दिया। खड़े रहो। आप कल खड़े हुए थे कि मैं टेस्ट दूंगा और फिर बैठ भी गए थे? कल आए हुए थे? नहीं, कल आप लोगों को खड़े नहीं किया था मैंने। क्यों? तबीयत खराब थी आपकी? चलो बैठ जाओ। 101-2 तक अगर हुआ करें ना तो आ जाया करें। वन प्लस माइनस चलता है। किताब नहीं ली अभी तक? क्या? माशाल्लाह, देखें जी कितने दिन हो गए हमें किताब से पढ़ते हुए हो। अच्छा, ओके जी, वैल्यू ऑफ परक्विजिट्स। परक्विजिट्स हम पढ़ने लगे हैं। परक्विजिट्स क्या है? पॉइंट 3 में आपको समझ आ जाएगा। पीए को मैसेज करें, उसे कहें सफ़े ले आए। एम्प्लॉयर ने एम्प्लॉय को बुलाया और एम्प्लॉय को बुला के कहा, एम्प्लॉय ये देखें। एम्प्लॉय ने कहा, सर जबरदस्त, सर आपके पास तो ये वाली है और आप मुझे ये। उसने कहा छोड़ यार, किन चक्रों में पड़ा रहता है, नजरों की फात किया कर, इधर देख। अच्छा जी, तो एम्प्लॉयर ने एम्प्लॉय को कहा, भाई ये गाड़ी मैंने आपके लिए ली है, और ये एम्प्लॉयर हमेशा के लिए देता होगा या अगर नौकरी छोड़ के चला जाए तो वापस ले लेता होगा? लुटरी नहीं मची हुई, इसको तोहफे में नहीं देता, बल्कि कितने अरसे के लिए देता है? जब तक नौकरी कर रहे हैं। अब इस गाड़ी का नाम हम क्या रखेंगे? परक्विजिट। क्या नाम रखेंगे? परक्विजिट। ये एक बेनिफिट है। अच्छा बताएं, एम्प्लॉयर ने एम्प्लॉय को गाड़ी दे दी है, अब एम्प्लॉय की सैलरी इनकम में कुछ ऐड होना चाहिए? नहीं, वो छोड़ें, वैसे बेनिफिट मिल रहा है एम्प्लॉय को, ठीक है, बेनिफिट मिल रहा है एम्प्लॉय को। अब इसकी सैलरी इनकम में क्या ऐड होना चाहिए? गाड़ी की मार्केट वैल्यू, यानी 20-25 लाख की गाड़ी है, 25 लाख इसकी सैलरी में ऐड कर दो। चलो जी 25 लाख पे टैक्स दो। क्यों नहीं ऐड होना चाहिए? उसको हमेशा के लिए नहीं मिली, फिर कितने अरसे के लिए मिली है? जब तक नौकरी करा। अब इसमें मुख्तलिफ लोगों ने मुख्तलिफ राय दी, तो लॉ मेकर ने जो राय दी, कहते हैं भाई डिपेंड करता है गाड़ी किस मकसद से दी है। सड़क बनाओ पहले। अच्छा, गाड़ी किस मकसद से दी है? बिजनेस यूज, सिर्फ दफ्तर के काम के लिए दी है बस। अगर इस गाड़ी में तुम्हारे 20 बच्चे नजर आए तो मैं नौकरी से निकाल दूंगा, दफ्तर के काम से।
बिजनेस प्लस खाना, सिर्फ घर में रखो गाड़ी। अगर दफ्तर पे आए इस गाड़ी पे फिर देखना, घर में रखो, रिलैक्स करो, दफ्तर पे आ जाएगा वैसे ओके, लेकिन जाती इस्तेमाल में इसकी। सबसे ज्यादा बादशाह एम्प्लॉय की कब खिलेंगी? His bache will kill like anything when the car will be given for personal use. वो सफ़े लाने थे आपने, ले आए हो, बैठ जाओ। ऐसी सूरत में सैलरी में कुछ ऐड नहीं होगा, क्योंकि हमने पहले भी पढ़ा हुआ है बिजनेस के लिए जो भी चीज़ दी जाए उसका सैलरी से ताल्लुक नहीं है, ठीक है, उससे सिर्फ उसने बिजनेस के काम करने हैं। ऐसी सूरत में 5% ऑफ कॉस्ट ऑफ कार सैलरी में ऐड होगा, या फेयर वैल्यू। कब कॉस्ट ऐड होगी, कब फेयर वैल्यू ऐड होगी, इस पे भी बात करते हैं। ऐसी सूरत में 10% ऑफ कॉस्ट ऑफ कार या फेयर वैल्यू। तो इस सूरत में कोई बेनिफिट नहीं मिल रहा, इस सूरत में कम बेनिफिट मिल रहा है, इस सूरत में सबसे ज्यादा बेनिफिट मिल रहा है, तो इस सूरत में सबसे ज्यादा ऐड होगा। अच्छा, ये बात नहीं कि एम्प्लॉय के पास 12 साल गाड़ी रही तो आप 10वें साल जाके ब्रेक लगा दें। अगर एम्प्लॉय के पास 12 साल गाड़ी रही तो 12 साल हर साल 10% ऐड करते रहेंगे। ये कोई डेप्रिसिएशन नहीं है कि फुल्ली डेप्रिशिएट हो गया, कि गाड़ी जो है वो 25 लाख रुपए की है, हर साल 2.5 लाख ऐड किया तो 10 साल में 25 लाख ऐड हो गया, तो 11वें 12वें साल कुछ ऐड ना करें, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। बस जितने साल भी इसके पास गाड़ी रहेगी यही ऐड होता रहेगा। लेकिन नॉर्म ये है 5-6 साल बाद एम्प्लॉयर गाड़ी चेंज कर देता होता है एम्प्लॉय को। तो रूल पढ़ लें, फिर नोट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। फॉलोइंग विल बी एडेड इन सैलरी इनकम इफ द एम्प्लॉयर हैज प्रोवाइडेड एम्प्लॉय आ ऐसी व्हीकल जिसमें क्या लगी हो, मोटर, इन अ टैक्स ईयर, पार्टली फॉर पर्सनल, पार्टली फॉर, यहां से शुरू किया इसने, पार्टली फॉर पर्सनल, पार्टली फॉर कितने परसेंट, 5%। आगे ना पढ़े, नीचे फॉर कितने परसेंट, फॉर कितने परसेंट, 0%। ये ऑफिशियल यूज वाली लाइन है, वैसे लॉ का हिस्सा नहीं है, ये समझने के लिए डाली हुई है सिर्फ, तो पेपर में बेशक इसको ना लिखिएगा। अगर थ्योरी का सवाल आया न्यूमेरिकल के लिए तो आपको ये पता होना चाहिए। अब सवाल ये है गाड़ी का कॉस्ट का कब लेना है, फेयर वैल्यू का कब लेना है। तो इसमें दो सूरतें हो सकती हैं कि गाड़ी कहां से आई, गाड़ी कहां से खरीदी है, ये सवाल राइज हो सकता है। बिलफर्ज एम्प्लॉय ने एम्प्लॉयर से रिक्वेस्ट की, भाई आप मुझे गाड़ी ले दें। इंग्लिश के टीचर ने प्रिंसिपल साहब को कहा कि जी आप हमें गाड़ी ले दें कॉलेज की तरफ से। तो एम्प्लॉय ने एम्प्लॉयर से रिक्वेस्ट की, तो प्रिंसिपल साहब इसको ले गए जेल रोड पे, वहां पे गाड़ियों के शोरूम थे। तो शोरूम में उसने कहा जी ये वाली गाड़ी मैं पसंद करता हूँ। तो प्रिंसिपल साहब ने कहा नहीं ये वाली नहीं, तो ये कर लो, ये ज़रा ज़्यादा अच्छा, ठीक है जी ये वाली गाड़ी ले लें जी। अब शोरूम के ऊपर प्रिंसिपल साहब फौरन पैसे देंगे या किस्तों में पैसे देंगे, थोड़े थोड़े करके? फौरन पैसे देंगे। शोरूम वाले बिल्कुल पैसे पकड़ते हैं फिर गाड़ी आपको देते हैं, तो पूरे पैसे देंगे। इस गाड़ी को कहते हैं परचेज्ड कार। क्या कहते हैं? परचेज्ड कार। अच्छा, ऐसा भी हो सकता है कि एम्प्लॉय एम्प्लॉयर के पास जाए और एम्प्लॉय एम्प्लॉयर को कहे मुझे गाड़ी अभी चाहिए, एम्प्लॉयर कहते हैं मेरे पास पैसे नहीं है, तो फिर एम्प्लॉय एम्प्लॉयर को जाते हैं और बैंक चले जाते हैं। बैंक जाके बैंक से मुआहदा होता है कि गाड़ी आप खरीद लें और हम आपको पैसे देंगे, लेकिन पैसे किस्तों में देंगे आहिस्ता आहिस्ता करके। इसका मुश्किल सा नाम है लीज का अरेंजमेंट। तो उसमें बैंक गाड़ी खरीद लेते हैं, शोरूम से जाके बैंक गाड़ी खरीदते हैं और ये गाड़ी एम्प्लॉयर को दे दी जाती है, एम्प्लॉयर ये गाड़ी एम्प्लॉय को दे देता है। अब किस्तें पे करना किसकी जिम्मेदारी है? एम्प्लॉय की नहीं है, क्योंकि एम्प्लॉयर गाड़ी दे रही है, फिर ही तो सैलरी में ऐड होगा। तो किस्तें कौन पे करता रहता है? एम्प्लॉयर। आप बताएं ये गाड़ी स्पॉट पेमेंट करके ली, फौरन पेमेंट करके ली या किस्तों पे खरीदी? अब जो गाड़ी बाजार से खरीदी होगी उसके केस में कॉस्ट पे लगा करेगा
क्योंकि उसकी कॉस्ट तो पता है ना, 20 लाख के शोरूम से खरीदी, 22 लाख के शोरूम से खरीदी, ठीक है। और जो गाड़ी बाजार से नहीं खरीदी होगी बल्कि बैंक से लीज पे लेके दी होगी, तो उसकी प्राइस फौरन पे नहीं कर रहा होगा एम्प्लॉयर, इसलिए उसके कॉस्ट का इतना वाजे पता नहीं होगा। इसलिए जिस दिन एम्प्लॉयर ने एम्प्लॉय को गाड़ी दी उस दिन उसकी क्या देख ली जाएगी और फेयर वैल्यू के ऊपर रेट लगा दिया जाएगा। पढ़े, अगर खरीद के गाड़ी ले दे तो कॉस्ट पे, अगर लीज करा के दे दे 5% of the cost to the employer for acquiring का मतलब खरीद के लेके दी है, and 5% of the fair value of the motor vehicle at the commencement of lease if it is taken on lease। अगर लीज पे लेके दी है तो फेयर वैल्यू पे, अगर एक्वायर करके लेके दी है कॉस्ट पे। नीचे फॉर अबव रूल एम्प्लॉय इंक्लूड अ डायरेक्टर ऑफ कंपनी, डायरेक्टर को भी गाड़ी लेके दे सकते हैं। अच्छा, ये आने वाले दिनों में पढ़ेंगे। प्रोविजन ऑफ अ मोटर व्हीकल एंड इट्स रनिंग एंड मेंटेनेंस आर टू डिफरेंट परक्विजिट्स एंड डेल्ट विद इन द डिफरेंट रूल्स। अगर गाड़ी लेने के अलावा वो ये भी कहते हैं इसका पेट्रोल वगैरह में डाल दिया करूंगा, वो अलग बेनिफिट है, वो इसमें कवर नहीं होगा, उसकी अलग टैक्सेशन है, वो आगे पढ़ेंगे। फिलहाल अभी ये किसका बेनिफिट है? गाड़ी लेके दी है, गाड़ी लेके दी। ओके, चलें जी, सवाल बांटे भाई, सवाल शुरू करते हैं। बस बहुत पढ़ लिया आज। जल्दी 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 20-25 बांटते जो। न्यूमेरिकल शुरू करें जी। सैलरी का पहला, ये पास्ट पेपर के सवालों में से वो चीजें इकट्ठी कर दी गई हैं जो हमने अभी तक पढ़ ली हैं। ये पास्ट पेपर का कोई एक सवाल नहीं है, उन मुख्तलिफ सवालों को इकट्ठा किया गया है जो चीजें अभी तक हमने पढ़ ली हैं उनमें से। खूब आपको इस बार टाइम मिलना है सैटरडे संडे को पढ़ने का। सैटरडे को शायद छुट्टी होगी, तो उस वजह से फ्राइडे को भी आपको दोपहर से लेकर रात तक पढ़ने का टाइम मिल जाएगा। सैटरडे को जो 3-4 घंटे खेलने गए, कुछ तो घंटे बाद ही जो है वो मैच हार के वापस आ जाएंगे, तो उनको तो माशाल्लाह 23 घंटे मिल जाएंगे सैटरडे को पढ़ने के लिए, और जीतने वाले 4-5 घंटे खेलेंगे और उनको भी माशाल्लाह शाम को अच्छा खासा टाइम मिल जाएगा। फिर संडे तो पूरा है ही पढ़ने के लिए। भाई पेज इधर बांट दें, सेकंड रो में। क्वेश्चन 1, किताब साथ खुली रखनी है ताकि लॉ की प्रोविजंस पर। जी, और किस रो में पेज नहीं मिला? मोइन इज वर्किंग एज अ कमर्शियल मैनेजर इन एन अनलिस्टेड पब्लिक कंपनी फॉर पास्ट मेनी ईयर्स। He derived following emoluments यानी benefits during tax year ended 30 जून 2018। बेसिक सैलरी बता देंगे कितनी है? अच्छा, हेडिंग क्या दें? क्या बता दिया इसने? इनकम फ्रॉम सैलरी, बेसिक सैलरी इनटू, जी बोले, $3 million। छोटा छोटा करके इधर ही नोट कर लें, इसी सफे पे। अच्छा, 2 कॉलम बना लें, अगर जगह ना बची तो फिर इस साइड को यूज कर लीजिएगा। मोइन, मोइन कौन है? मोइन, तुम वीक लग रहे हो। मोइन, तुम्हें क्या हुआ है? सर घर वाले दूध नहीं देते। अच्छा मोइन, तुम दूध पीने का मौका, चलो मिल्क अलाउंस ले लो, 4,500 रुपए का दूध खरीदा करो पर मंथ, 4,500 रुपए का मिल्क अलाउंस।
और मोइन 2.5 लाख तुम्हारी महीने की तनख्वाह है और हाल देखो अपना क्या किया हुआ तुमने। 54 पे 54,000 का मिल्क ही पी जाता है मोइन। ओके, हर अलाउंस सैलरी इनकम में ऐड होगा सिवाय उसके जिसके साथ वाज़ेह तौर पे लिख दिया जाए दफ्तर के कामों के लिए। हाउस रेंट अलाउंस जी कितना? 25,000। जी बोले। नेक्स्ट ट्रैवल अलाउंस। अच्छा, कुछ बच्चे पता क्या करते हैं, ट्रैवल अलाउंस को कहते हैं कि ये बिजनेस के लिए दिया है। कभी नहीं ये ज्यूम करना, जब तक ट्रैवल अलाउंस के साथ ब्रैकेट में लिखना दे दिस इज फॉर ऑफिशियल टूर, अगर इस तरह लिखा होता फिर, वरना ट्रैवल अलाउंस को भी हमेशा सैलरी इनकम में डालना है। सारे अलाउंसेस सैलरी इनकम में जाया करेंगे। मल्टीप्लाइड बाय 12 जी 138,000। ये कहां लिखा हुआ है ये सारा? सेक्शन 12 के 2 का सी जाके देखें, ये तीनों पॉइंट्स लिखे हुए हैं। सेक्शन 12 के 2 का सी दूसरे सफे पे होगा। हाँ जी, क्या लिखा हुआ है? एनी अलाउंस प्रोवाइडेड बाय एनी अलाउंस मे बी मिल्क, हाउस रेंट, बर्गर अलाउंस, हाउस रेंट अलाउंस, ट्रैवल अलाउंस, एंटरटेनमेंट अलाउंस, यूटिलिटीज अलाउंस, डियरनेस अलाउंस, अलाउंस, सारे अलाउंसेस सैलरी इनकम में ऐड होते हैं। ये मुफ्त के नंबर हैं जो आपको अलाउंसेस की मद में मिला करेंगे। इन एडिशन टू अबव, बस वही सफे खोल के रखें पहले एक दो। इन एडिशन टू अबव मोइन वाज आल्सो प्रोवाइडेड विद द फॉलोइंग परफॉर्मेंस बोनस। मोइन तुमने अखीर कर दी, मोइन इतने कस्टमर लेके आए, मोइन तुम क्या हो, सर मैं बलाऊं। ओके मोइन, हमें नहीं पता था। परफॉर्मेंस हम तुम्हें देते हैं, परफॉर्मेंस बोनस जी। बोनस जाके ढूंढे, सर्फ एक्सेल के साथ होगा पेज 2 पे। पॉइंट है बोनस पे उंगली रखें, बोनस पे जी। पेज 2 पे आए ना, पेज 2 पे आए सैलरी के चैप्टर में। पेज 2 से मुराद 87 जी। बोनस के लफ्ज पे उंगली रखें, बोनस का लफ्ज मिल गया? बताएं जी, बोनस सैलरी इनकम है या नहीं है? बोनस, ओवर टाइम, सारा सैलरी है। चलें जी ऐड करें। ऐड क्यों नहीं करना? मैंने माना बोनस सैलरी इनकम है, लेकिन हमने ये भी पढ़ा हुआ है कि सैलरी इज टैक्स्ड ऑन। न्यूमेरिकल्स में जनरल रूल लगाना है या एक्सेप्शन लगानी है? हमेशा जनरल रूल लगाना है। न्यूमेरिकल में हमेशा जनरल रूल लगाना है, अनलेस के 2 साल का सवाल हो, वो छोड़े, वो कभी नहीं आया। अच्छा, न्यूमेरिकल में जनरल रूल लगेगा। तो बोले सैलरी इज टैक्स्ड ऑन। इज बोनस सैलरी? यस, बट इट विल बी टैक्स्ड इन नेक्स्ट ईयर। हमारा साल कौन सा है? टैक्स ईयर 2000, और ये एंड कब होगा? 30/6/18। ठीक है। बोनस क्यों इग्नोर कर रहे हैं? रिसीव्ड इन नेक्स्ट ईयर, अगले साल मिला, उधर ही रख, जनरल रूल लगेगा। ये क्या है? ढूंढे जरा किताब में से अगला पॉइंट।
ढूंढे ढूंढे जो अच्छी तरह रोजाना का रोजाना पढ़ रहे हैं। ₹9 लाख फॉर साइनिंग अ मुआहिदा, मुआहिदा होता है ना, बॉन्ड। ₹9 lakh for signing an agreement with employer. According to this bond, he would not resign from his employment for, और एम्प्लॉय ने एम्प्लॉयर को कहा मैं 5 साल तक नौकरी छोड़ के नहीं जाऊंगा। एम्प्लॉयर ने एम्प्लॉय का यार तू नौकरी छोड़ के ना जाई। उसने कहा नहीं मेरा कोई पता नहीं, मैं टूर जाना है। उसने कहा ना यार ना जाए। कहते नहीं मैं टूर जाना है यार, 9 लाख ले ले, मैं नहीं जाना हूँ। ठीक है मैं आपके साथ, कोई मसला नहीं, मुझे ऐसी पता नहीं क्या हो गया था, 9 लाख दें पहले आप, मैं नहीं जाना, मैं 5 साल तक आपके पास हूँ। अच्छा जी बोलें जी, अब 9 लाख रुपया सैलरी इनकम में ऐड करेंगे जी। इसमें तो नहीं बताया हुआ कब मिला, फिर हमारे साल ही मिल गए होंगे पैसे। ओके तो तीसरे सफ़े पे आए, पेज 88। पेज 88 में क्या लिखा हुआ है? एनी अमाउंट रिसीव्ड बाय अ पर्सन फॉर एग्रीइंग टू अ कंडीशन ऑफ, कंडीशन क्या लगाई है कि 5 साल तक छोड़ के ना जाओ। जी बोले। वैसे इंग्लिश जो मर्जी लिख दें। अमाउंट रिसीव्ड फॉर एग्रीइंग ऑन कंडीशन, अमाउंट रिसीव्ड फॉर एग्रीइंग ऑन कंडीशन। अच्छा ये ना सेक्शन 12 चल रहा है पहले सफे से, पहले सफे से सेक्शन 12 चल रहा है। दूसरे सफे पे देखें 12 का 2 है और 12 के 2 का 3 है और 3 का ई और ई का 2। इसे पता है क्या कहते हैं? तो देखें सब क्लॉज 2 of clause E of subsection 2 of section 12। सब क्लॉज 2, आपने आज घर जाके घर वालों पे प्रेशर डालना है। एज पर सब क्लॉज 2 ऑफ क्लॉज E of subsection 2 of section 12। अगे मैं भूल गया। फिर अम्मी कहेंगी नो बेटा इट इज टैक्सेबल। ओके अच्छा जी बोले। 9 लाख। रेफरेंस देना नहीं है पेपर में, अगर व्हाइट बोर्ड पे मैं कभी लिखूं तो सिर्फ याद रखने के लिए। पेपर में इस रेफरेंस नहीं देना, याद भी हो तो नहीं देना, याद केड़ा होना है। ओके पढ़ें जी पॉइंट 3। मजा आ रहा है न्यूमेरिकल का? यू विल एंजॉयिंग? ओके कीप ऑन। मैंने कहा न्यूमेरिकल करा देना, ऐसा ना हो आप कहीं क्लास में कुछ और कराते हैं, टेस्ट में कोई और आते हैं। Okay. Special allowance of 50,000 was paid to meet expenses necessarily to be incurred in performance of official duty, a special training program. Actual expenditure was, underline करें, allowance। अच्छा भाई अलाउंस हमने कहां पढ़ा था? सेक्शन 12 के 2 के सी में पढ़ा था। अच्छा मैंने ऐसी डायग्राम नहीं बनाई थी, लेकिन अलाउंस फॉर ऑफिशियल ड्यूटी हो सकता है और नॉट फॉर ऑफिशियल ड्यूटी हो सकता है। जिसको ऑफिशियल ड्यूटी से
ताल्लुक ही नहीं, नॉट फॉर ऑफिशियल ड्यूटी। नॉट फॉर ऑफिशियल ड्यूटी। अच्छा, एम्प्लॉयर ने एम्प्लॉय को बुला के कहा कि भाई मैं तुम्हें हाउस रेंट अलाउंस दे रहा हूं। कहां क्लासिफाई करेंगे हाउस रेंट अलाउंस? हर महीने, मिसाल के तौर पे, चलिए इसी सवाल का डाटा ले लेते हैं, चलिए छोड़ें, डाटा ज्यूम करते हैं। हर महीने 70,000 रुपए हाउस रेंट अलाउंस, और दफ्तर का एक काम कराओ, उसके लिए तुम्हें स्पेशल अलाउंस दे रहा हूं 1 लाख रुपया। 1 लाख रुपया। अच्छा, एम्प्लॉयर ने एम्प्लॉय को बुलाया और एम्प्लॉय को बुला के कहा, यार वो घर कितने पे किराए पे लिया है? एम्प्लॉय ने कहा, ऐसी बातें नहीं पूछते अलाउंस देके, ठीक है? बेगम को आप क्या कहते हैं, पॉकेट मनी देके बाद में ये पूछें कहाँ खर्च की, तो फिर तो घर में मसला होगा ना, झगड़े होंगे। तो उसने एम्प्लॉयर को कहा, एम्प्लॉयर ऐसी बातें नहीं पूछते, ठीक है? घर में अम्मी देर में लेके आया, तो ऐसी बातें नहीं पूछते कि जी अलाउंस की मद में खर्च। लेकिन एम्प्लॉयर ने कहा, चल यार तेरी मेरी दोस्ती जा रही है, मैं जरा ऐसी अंदाजा लगा रहा था कि तूने कौन सा वाला घर किराए पे लिया हुआ। तो उसने कह दिया, जी मैं तो वो एक्चुअल कराया वो पे कर रहा हूँ 20,000। माशाल्लाह, क्या मैं इचरे मैंने घर ले लिया किराए पे, तो मैं एक्चुअल कराया 20,000 पे कर रहा हूँ। तो अब एम्प्लॉयर 50,000 वापस नहीं मांग सकता, मैंने आपको कहा था अलाउंस फिक्स कैश है। अच्छा, इसी तरह एम्प्लॉयर ने एम्प्लॉय को 1 लाख रुपए दिया कि भाई कराची चले जाओ, बिजनेस टूर है, बायर जाना, बायर आना, वहां पे 5 स्टार होटल में 6 दिन रहना, खाना अच्छे खाना और वापस आ जाना। अब एम्प्लॉय ने क्या किया, एम्प्लॉय ने दफ्तर के काम के लिए 1 लाख रुपए अलाउंस लिया। अलाउंस फिक्स कैश होता है, जिसके बाद एम्प्लॉयर पूछता नहीं खर्चा कितना हुआ। और एम्प्लॉय जो है वो ट्रेन पे गया, खाला के घर रहा, सुबह और रात का खाना खाला के घर, दोपहर को बाहर लिखा हुआ था 20 रुपए के नान चने, तो दोपहर को वहां जाके 20 रुपए के नान चने खाता था। तो एम्प्लॉय ने कहा कि जो मेरा एक्चुअल एक्सपेंस हुआ वो 10,000 हुआ है। अब क्या बताऊं मैं आपको मेरे भाई, इसमें भी एम्प्लॉयर को हक नहीं है पूछने का। आप कुछ बच्चे ये समझते हैं, वो यहां लॉजिक लगाते हैं कि दफ्तर के काम के लिए 1 लाख दिया था, 90,000 बचा के आए, सैलरी में ऐड कराओ। ना भाई, एम्प्लॉयर हैज नो राइट टू आस्क द पर्सनल क्वेश्चंस। हु इज ही टू आस्क? अलाउंस देते हुए ध्यान रख लेता किस बंदे ने क्या करना है। एम्प्लॉयर विल नॉट आस्क। एम्प्लॉयर इसको नहीं पूछेगा इस बारे में कि तुमने क्या किया। आप बता दें हमने रूल क्या पढ़ा हुआ है। अब ये मैंने अपनी तरफ से सारा डाटा एज्यूम किया है। अब अगर मैं न्यूमेरिकल सॉल्व करने पे आऊं, तो न्यूमेरिकल कैसे सॉल्व करूंगा? न्यूमेरिकल में मैं लिखूंगा हाउस रेंट अलाउंस 70,000, मैं 12 से मल्टीप्लाई नहीं करा, और स्पेशल अलाउंस पे अगर अकल लगाएं तो 90,000, बट मैं इस तरह करूंगा, इट विल बी माई टैक्सेबल इनकम। ये मेरा न्यूमेरिकल सॉल्व हो गया। तो किताब के शुरू में सफा खाली है, अलाउंस के बारे में ये रूल लिख लें, एम्प्लॉयर कभी नहीं पूछता एक्चुअल खर्चा। पेपर में दिया भी हो एक्चुअल खर्चा, इग्नोर। एक्चुअल खर्चा हमेशा क्या करना है? इग्नोर। वैसे अकल कह रही है ना आपकी 90,000 सैलरी में ऐड करना बनता है, क्योंकि दफ्तर के काम के लिए 1 लाख रुपए दिया, 10 खर्च करके 90 बचाया। लेकिन लॉ कहते हैं नहीं, अलाउंस में एक्चुअल खर्चा नहीं देखा जाता। कर ले नोट, कुछ नहीं होता, किताब पे कर लें, शुरू में सफे खाली है, वहां क्या करना है।
जी, अलाउंस में एक्चुअल खर्चा हमेशा इग्नोर करना है। अब पढ़ें पॉइंट 3, स्पेशल अलाउंस वाज गिवन इन परफॉर्मेंस ऑफ ऑफिशियल ड्यूटी, एक्चुअल खर्चा वाज 40,000। जी भाई, अलाउंस इन इटसेल्फ क्या है? सैलरी का पार्ट ही नहीं है, तो फिर एक्चुअल खर्चा भी इग्नोर करेंगे। तो इस सफे पे लिख लें, इन अलाउंसेस वी ऑलवेज इग्नोर एक्चुअल एक्सपेंस। ये सिर्फ 40 को अंडरलाइन करके लिखते हैं, इग्नोर स्पेशल अलाउंस। अच्छा, आपने ये जो किया ना, देखें द स्पेशल अलाउंस डैश, यानी इसे इग्नोर करना है। इसकी वजह थोड़ी सी एग्जामिनर को बता दें, क्यों इग्नोर किया 50,000, क्योंकि किस लिए है, बस थोड़ी सी एग्जामिनर को वजह बता दें ब्रैकेट में। बोनस को भी इग्नोर किया था ना, वजह बता दें ब्रैकेट में, क्या वजह इग्नोर करने की? रिसीव्ड इन नेक्स्ट ईयर। लेकिन टेस्ट में ऐसा नहीं करना था, टेस्ट में लिखा हुआ था कि जो आइटम्स इग्नोर कर रहे हैं उनके बारे में इंग्लिश में लिख के बताना है। क्वेश्चन 2 की रिक्वायरमेंट कितने लोगों ने पढ़ी थी? लिख के बताना था जिन चीजों को इग्नोर कर रहे थे। ओके, भाई ऐसा कभी नहीं होगा कि जिस लेवल का न्यूमेरिकल क्लास में होगा उसी लेवल का आपको टेस्ट में आएगा। थोड़ा सा ऑब्वियसली लेंथी भी होगा, थोड़ा 1-2 एडजस्टमेंट्स उसमें सोचने वाली भी होंगी, ताकि आप आईकेएफ के लिए प्रिपेयर हों। अगर आप ये एक्सपेक्ट करें कि इस तरह का सवाल आप सैलरी में कराया, इसी तरह का सवाल आपको टेस्ट में आएगा, तो इट विल नॉट हैपन। तो 20, 25, 30% सवाल ऊपर होना चाहिए क्लास से। ओके, और अगर आपको 50-60% ऊपर लग रहा है तो आप तैयारी नहीं करें। पॉइंट नंबर 4, ऐसे क्यों देख रहे हैं, पढ़ें। पॉइंट 4, शायद कुछ लोग सही नतीजे पे पहुंचे, कितना सैलरी में ऐड करना है। जी, कितने कह रहे हैं 20% सैलरी में ऐड करना है, कितने कह रहे हैं 80% सैलरी में ऐड करना है? सोच ले। अच्छा, रीइंबर्समेंट में कभी 2 अमाउंट्स नहीं दी होंगी, उसमें हमेशा एक ही अमाउंट दी होगी, क्योंकि एम्प्लॉय पहले खर्चा करता है फिर एम्प्लॉयर बाद में से वापस कर, इसलिए रीइंबर्समेंट में 2 अमाउंट्स दी नहीं हो सकती, उसमें अमाउंट ही एक दी होगी। अच्छा, रीइंबर्समेंट में आप मुझे बता दें भाई, कितनी ऑफिशियल ड्यूटी के लिए है और कितनी नॉट फॉर ऑफिशियल ड्यूटी है? ABCD रीइंबर्समेंट। 20,000 पर मंथ है या टोटल है? टोटल है, पर मंथ नहीं है। रीइंबर्समेंट ऑफ 20,000 इंस्पेक्टर टेलीफोन एंड इंटरनेट चार्जेस, उसने 20,000 रुपए उसके टेलीफोन और इंटरनेट के चार्जेस दिए हैं। 20% ऑफ दिस वॉज स्पेंट बाय मोइन इन परफॉर्मेंस ऑफ ऑफिशियल ड्यूटीज। तो हुआ ये मेरे भाई कि एम्प्लॉयर ने एम्प्लॉय से एग्री किया हुआ है कि यार तुम्हारे घर का टेलीफोन का बिल और इंटरनेट का बिल मैं दे दिया करूंगा। अब साल के आखिर में उसने एम्प्लॉय से पूछा कि भाई वैसे बताओ जरा टेलीफोन इंटरनेट इस्तेमाल कहाँ करते हो? तो एम्प्लॉय ने कहा साहब 10-20% तकरीबन 20% तो दफ्तर के कामों में गुजर जाता है, यानी इंटरनेट 10 घंटे हम दिन में चलाते हैं। एम्प्लॉय ने कहा पागल हो? हाँ बस पागल ही हैं। तो इंटरनेट 10 घंटे दिन में चलाते हैं, उसमें 8 घंटे मेरा बेटा गेमें खेलता रहता है, उफ, और 2 घंटे मैं दफ्तर के काम करता रहता हूं। आप बता दें 20% इंटरनेट किसके लिए इस्तेमाल हो रहा है? ओके, फोन का सिर्फ 8 मिनट इस्तेमाल होता है, 6 मिनट मैंने बेगम को इजाजत दी हुई, अपने घर कॉल कर लेती है सख्त शोहर, और 2 मिनट जो है सर की कॉल आपको करता हूँ रोजाना। हाँ यार वो घर से तेरी कॉल आती है, हाँ वो 2 मिनट में आपको कॉल कर लेता हूँ। तो आप बता दें अब बता दें, अब अगर बल्कि मुझे 10 बोलना चाहिए था, माजरत, 10 मिनट, 10 में से 8 मिनट जो
कॉल हो जाती है पर्सनल और 2 मिनट में आपको कॉल कर लेता हूं। आप बता दें कितने % बिजनेस में यूज हो रहा है? 2%। और कितने % उसकी जात को फायदा मिल रहा है? 8%, 80% और 20%। तो अब मुझे बता दें कि कितना सैलरी में ऐड होना बनता है, 80% या 20%? 80%। पढ़ लें अब। रीइंबर्समेंट ऑफ 20,000 इन रिस्पेक्ट ऑफ एंड इंटरनेट चार्जेस। 20% ऑफ 20,000 वॉज स्पेंट इन परफॉर्मेंस ऑफ दफ्तर के काम। 20% दफ्तर के कामों में खर्च हो गया। तो अब बता दें अगर 20% दफ्तर के कामों में खर्च हुआ तो 80% घर के कामों में खर्च हुआ। सैलरी में ऐड करना कितना बनता है? जितना एम्प्लॉय को फायदा मिला या जितना दफ्तर के काम हुए? जितना एम्प्लॉय की जात को फायदा मिला। वो कितने फीसद मिला जी? जी टोटल कितनी है? 16। ये 12 के 2 का डी है। मैं सवाल को ना जरा बेहतर करवा रहा हूं। 0.5 में 0.5 में ऐसा कर दें, 8 लाख को काट के 9 लाख कर दें। लिखा हुआ कहीं 8 लाख? 8 लाख को काट के 9 लाख कर दें और एक लफ्ज ऐड करें, लीज टर्म इज 3 years। कहीं दी तो नहीं हुई थी? नहीं, लीज टर्म इज 3 years। अच्छा, लीज का कॉन्सेप्ट समझिएगा। एक गाड़ी है जिसकी फेयर वैल्यू 20 लाख है। हमने बैंक से कहा कि गाड़ी हमें लीज पे दे दो, यानी किस्तों पे बेच दो। तो बैंक ने कहा चलो ठीक है, 3 साल की किस्तें एग्री कर लेते हैं, 3 years। 3 साल में आप मुझे पैसे दे दो। हमने कहा किस तरह? कहते हैं एनुअल रेंटल रख लो 9 लाख, साल का किराया रख लो 9 लाख। अब बता दें टोटल, इसको ग्रॉस भी कहते हैं, टोटल रेंटल 3 सालों में हम कितने पे करेंगे? 9 लाख इंटू 3 years, कितने हो गए? 27 लाख। मैंने आपको सवाल जरा करवा दिया ताकि कॉन्सेप्ट समझ आ जाए। अब आप मुझे बता दें कि हम बैंक से 20 लाख वाली गाड़ी 27 लाख में लेने को क्यों तैयार हो गए? क्योंकि वो हमें पैसे किस में मांग रहा है? हमारे पास 20 लाख रुपए नहीं थे, हमें 20 लाख जेब से निकालने मुश्किल हो रहे थे, लेकिन हमने सोचा हर साल 9-9 लाख निकालना आसान हो जाएगा। तो उसने अपने आप को फंसा लिया बेचारे ने, और उसे 20 लाख वाली गाड़ी कितने में मिली? एम्प्लॉयर को 27 लाख में मिली। अच्छा, अब मुझे ये बता दें इसमें इंटरेस्ट कितना ले रहा है वो? 20 लाख वाली 27 लाख में 7 लाख इंटरेस्ट है, लेकिन इंटरेस्ट से भी हमें कोई कंसर्न नहीं। वैसे ही आपके समझने के लिए इंटरेस्ट लिख देता हूं,
27 लाख माइनस 20 लाख कितना? 7 लाख। अब आई डोंट नो आईकैप इन चक्रों में आपको क्यों डाल रहा है, ये सारा डाटा पता नहीं आईकैप आपको क्यों दे रहा है। हमारे लॉ में एक लाइन लिखी हुई है कि किस पे रेट लगाना है, फेयर वैल्यू पे। आईकैप ने अब छिक्के काम रखा हुआ है, डाटा पे डाटा, डाटा पे डाटा, डाटा दे दे बंदे को मार देता है। ठीक है, तो आपने उसमें से सिर्फ जो है वो रेलेवेंट चीज जो है वो चुननी है, रेलेवेंट चीज चुननी है और अपने काम की चीज की तरफ जाना है। जस्ट लाइक यू सर्च द बोटी इन बिरयानी, सो यू हैव टू सर्च द फेयर वैल्यू। इतने सारे डेटे में आपने क्या देनी है? फेयर वैल्यू देनी है। अब कोई आपको कहे बिरयानी है, सलाद भी है, साथ रायता भी है, अब आप जाएं उस बिरयानी में बोटी ना हो तो इट विल बी अ ड्रॉप सीन। आप कहेंगे यार ठीक है रायता भी है, सारी चीजें हैं, अब बोटी की तरह है, तो ये बोटी है भाई। फोकस इस पे करना है पहले। जरा पढ़ें अंग्रेजी। He has been provided with a company maintained 1600 cc car which was used partly for official partly for personal। इसको अंडरलाइन करके बताएं कितने परसेंट लगाएंगे? 5%। हमारा इशू अभी तक वहीं रहा कि गाड़ी खरीद के लेके दिया या लीज पे लेके दिया, वो जरा ढूंढते हैं। द एम्प्लॉयर हैज लीज द कार। आप बताएं फेयर वैल्यू ढूंढनी है या कॉस्ट? द ग्रॉस लीज रेंटल ओवर द पीरियड ऑफ 3 years। मैंने आपको बता दिया पीरियड ऑफ लीज हमारा 3 years है, लिख सकते हैं आप। द ग्रॉस लीज रेंटल ओवर द पीरियड ऑफ 3 year अमाउंट टू 27 लाख। समझ आए? 20 लाख के बदले हम कितने देंगे? 27 लाख। 7 लाख इंटरेस्ट। द फेयर मार्केट वैल्यू ऑफ कार एट द टाइम ऑफ लीज वाज द टोटल लीज रेंटल पेड बाय एम्प्लॉयर ड्यूरिंग द ईयर अमाउंटेड टू 9 लाख। मैंने सवाल को आसान करवा दिया ताकि समझने में अच्छा लगे। अच्छा अब मुझे बताएं सालाना किराया कितना है? सालाना किराया, इसका इंग्लिश में नाम डबल अंडरलाइन करें, क्या लिखा हुआ है? लीज रेंटल। इसलिए डबल अंडरलाइन करें, इसे इग्नोर करना है। इग्नोर करने वाली चीज का भी नाम आना चाहिए, इग्नोर करने वाली चीज का नाम जरूर आना चाहिए। लीज रेंटल 9 लाख। अच्छा 9 लाख और 27 लाख में क्यों फर्क है? 9 लाख 1 साल के, नहीं 9 लाख और 27 में कह रहा हूं। 9 लाख 1 साल के और 27 लाख के साथ क्या लफ्ज़ लिखा हुआ है? और 27 लाख के साथ ग्रॉस, यानी सारे सालों का लीज रेंटल, और 7 लाख 1 साल का रेंटल। जिस चीज को इग्नोर करना हो उसका नाम जरूर याद किया करें। लीज रेंटल भी इग्नोर करना है, ग्रॉस लीज रेंटल भी इग्नोर करना है, और सिर्फ देखना किससे है? फेयर वैल्यू। देखना किसे? आप बता दें, आपने काट दिया 27 लाख पे छोटा सा क्रॉस लगा दिया, 9 लाख पे क्रॉस लगा दिया, 3 साल पे भी क्रॉस लगा दिया, मुझे मैंने साल का लेफ्ट साइड करवाया। अब बचा क्या? फेयर वैल्यू। अब भाई कार प्रोवाइडेड, कार प्रोवाइडेड कैसे ऐड करेंगे? फेयर वैल्यू, फेयर वैल्यू 2 million into 5%, 1 लाख। चलें भाई, न्यूमेरिकल तो साथ साथ चलता रहेगा, अगली एडजस्टमेंट्स नहीं पढ़नी, आपको समझ नहीं आएंगी। तो जहां तक आपको पढ़ाया था वहां तक के न्यूमेरिकल आपको करवा दिए हैं। भाई कल टेस्ट लिया ना, बांटेंगे।